बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर साहब को डिफेंस सेक्रेटरी के मामले पे। चौधरी शुजात साहब कहते हैं मिट्टी डालनी थी की प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मेरा ख्याल है ही हैड गॉन टू फार। मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये टाइमिंग डिफेंस गलत थी। डिफेंस सेक्रेटरी की सैकिंग टाइमिंग गलत थी। अच्छा, इस वक्त वो प्रोवोकेशन एक लग गई है, जिस किस्म का माहौल बना हुआ था उसमें तो ऐसे लगा कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्योंकि लोगों ने 2+2 करके 4 तो बनाया नहीं, 22 बना दिए। 22 से मुराद ये कि उनका ये ख्याल था कि डिफेंस सेक्रेटरी की छुट्टी हुई है, नरगिस सेठी आएगी, एक नया नोटिफिकेशन इशू होगा, अभी हो रहा है। जनरल साहब 2 जर्नैल जो हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अलविदा काफिला, और उनको घर भेज दिया जाए। दरअसल ऐसे नहीं। आपको याद है मैंने कल ही अपने प्रोग्राम में कहा था कि ऐसे नहीं, ना करना चाहिए ना होना चाहिए। उसकी वजह यह कि अगर इसकी इस तरफ जाएंगे तो उसी वक्त रिस्टोर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कर देगा। आपने देखा आज क्या हुआ, जब ये खबरें शुरू हुई तो किसी ये पुराने हमारे एक दोस्त था इकबाल हैदर साहब, उन्होंने फौरन लपक के एक पिटिशन था, वो वैसे इतराज लग गया, मगर वो जल्दी भी बनाई गई ना, मगर वो पिटिशन तैयार होती हैं इस किस्म के काम के लिए। तो वो तो चलनी नहीं थी ना। अब प्लस यार, आप इस किस्म की क्राइसिस के अंदर आप इस किस्म के काम नहीं करते। ये तो इस हुकूमत ने तो मियाँ साहब के साथ जो हुआ था 99 में, उसके बाद बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है इस बात का, जैसे कि मुझे पता है कि मेरी बीवी का नाम जुगनू मोहसिन है, ऐसे मुझे पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट आप बता चुके हैं, और मैं सब कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये तो कहते हैं खिदमत का मौका चाहिए इस फौज का। वो कहते हैं बाकी सब जगह पे लड़ाई झगड़े कर लो, ये जो कहते हैं इनकी बात मानो। अब वो और बात है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। 3 छोड़ो 33 साल की बिल्कुल, तो शुक्र करो 6 साल की नवी सर्विस नहीं सी, तो जनरल की आने में 6 साल मिल जाए। तो अर्ज ये है कि तो मैं इसलिए यकीन नहीं कर रहा था कि ये हुकूमत साजिश कर सकती है फौज के खिलाफ। इसीलिए बाय द वे मुझे जब ये मैंने मंसूर एजाज साहब का आर्टिकल पढ़ा ना अक्टूबर में, तो मैंने कहा इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस आर्टिकल में ये है कि जब उसमें ये वाला दिया है कि मई 2 के एक्शन के बाद पाकिस्तान की अफवाज कू करने का सोच रही है हुकूमत के खिलाफ, मगर उस वक्त तो पाकिस्तान की अफवाज बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी, बिकॉज दुनिया उन पे सवाल पूछ रही थी और बेचारों को पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। उस वक्त तो क्या वो तो डर लग रहा था कि हमें ना छुट्टी करा दी। उस वक्त मियाँ साहब ने भी खड़े होकर कह दिया ना, दाल में कुछ काला है या दाढ़ी में कुछ इस किस्म की बात हो गई। तो उस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि फौज की और ये फौज की आदत कोई कू की बात करे। तो उस वक्त मैंने कहा यार ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत, तो ये क्या चीज़ हो रही है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा था कि जनरल प्रेसिडेंट जरदारी और गिलानी साहब की हुकूमत इस आर्मी लीडरशिप के ख़िलाफ़, जिनको जैसे वो कहते हैं हमेशा सपोर्ट किया, वो शुरू में कुछ चलाकियाँ हुई थी, मेरा ख्याल है वो गलत एडवाइस ना होता है ना यार, वैसे ऐसे तो वो होता है। मगर ये प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड और ये प्रेसिडेंट इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड। अच्छा, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोग क्रिएट करने वाले बड़े होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि अब डिफेंस सेक्रेटरी साहब की बात हो गई, ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब की बात हो रही थी, मैंने एक पॉइंट मेक करना था, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। अच्छा, तो मैं शो ऑफ कर लूँ थोड़ा सा। जी आप शो ऑफ। वो ये कि देखिए 1947 से लेके अब तक गालबन 65 ईयर्स, 64.5, उसमें पहले 50 साल में 19 ईयर्स जो थे वो मिलिट्री लोग थे जो कि डिफेंस सेक्रेटरी थे। अच्छा, आउट ऑफ द फर्स्ट 50, 1997 तक देयर वर 19 ईयर्स जिसमें डिफेंस सेक्रेटरीज मिलिट्री ऑफिशियल्स थे और बाकी 31 ईयर्स जो थे वो सिविलियंस थे। और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस सेक्रेटरी कौन था? इस्कंदर मिर्जा साहब, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा, फर्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी फ्रॉम अक्टूबर 1947 टू मई 1954। मतलब है कि 7 साल वो डिफेंस सेक्रेटरी रहे। शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन था? और शॉर्टेस्ट सर्विस हमारे दोस्त जो लोधी साहब, आज जो फारग हो गए हैं, लोधी साहब, अनफॉर्चुनेटली शरीफ आदमी, बट आई थिंक रूल्स रेगुलेशंस और वो थोड़ा सा आर्मी का जो सोल्जर्स का ब्लडी सिविलियंस जो हैंगओवर होता है वो उसके ही वाज अ प्रिजनर ऑफ दैट। अच्छे शख्स, गुड मैन, बट मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे शेरी साहब, बिफोर वी गो ऑन टू अनदर थिंग कि 16 को क्या होने वाला है, एक चीज़ जो सवाल लोग कहते हैं कि जी ये शायद इतना सिंपल भी नहीं है, तलखी दोनों एक थी बिटवीन गवर्नमेंट एंड आर्मी। क्या आपको याद होगा जब जरदारी साहब बाहर थे और एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी बात हुई, जब वो इलाज के सिलसिले में बाहर गए, तो वहीं आर्मी चीफ भी मौजूद थे
बात हो गई, जिसके बाद मीडिया में आया जी कि जनरल कियानी से उनकी कोई बात हुई है, तो गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, कुछ नहीं हुआ। ISPR की तरफ से फौरन एक प्रेस रिलीज आ गया कि जी सिर्फ 1 मिनट गुफ्तगू हुई वहाँ, क्योंकि आर्मी चीफ इंसिडेंटली मौजूद थे, सिर्फ 1 मिनट। व्हाई डिड दे हैव टू से दैट? आई एग्री विद यू टोटली। ये है, दिस इज़ अगेन ब्यूरोक्रेसी। ये है वो अपनी टर्फ को गार्ड करना। कोई चीज़ जो है वो हर स्टेज पे क्लैरिफिकेशन इशू करना, अगर ज़रूरत भी ना हो। ये नहीं देखते कि इस क्लैरिफिकेशन के साथ डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। ये पहले भी हुआ। कैरी लुगर के ऊपर मैं कब से कह रहा हूँ कि ISPR के स्टेटमेंट ने गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दिया। इन्हें एहसास ही नहीं था कि इनके एक स्टेटमेंट के ऊपर सारा कुछ हिल जाता है। और फिर मैंने DG ISPR से खुद कहा एक मीटिंग में, मैंने कहा आप चले, आपने ये कर ही दिया था, आपको एहसास नहीं था, गलत था जो भी था, मगर ये कोई तरीका नहीं था करने का, आपने हिला दिया। तो आप उसके बाद एक और भी प्रेस स्टेटमेंट दे सकते थे तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती। कब तक वो स्टेबल नहीं हुई। तो बहरहाल ही डिडंट हैव एनी आंसर्स। ये एक ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स है। और कुछ लोग ज़्यादा ही ब्यूरोक्रेटिक होते हैं जो कि हर चीज़ के ऊपर नहीं, ये फुल स्टॉप के पास कॉमा आना है। तो ये जो था ना आप वाली बात, ये बिल्कुल सही है। आई ऑलवेज फेल्ट कि समटाइम्स ISPR को चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए इस किस्म के मामलों के ऊपर, बिकॉज इंस्टेड ऑफ क्लैरिफिकेशन वो और डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है। डजंट हेल्प। अच्छा सेठ साहब, अब जरा आगे कि ये तो चले मामला, अब आप कह रहे हैं सेटल हो रहा है, यानी कि जो ये आर्मी और गवर्नमेंट का जो मसला है ना, ये मसला नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाए। मतलब ये बबल बर्स्ट कर गया, ठीक हो गया, हालात ठीक हो रहे हैं, स्टेबिलिटी अल्लाह करे हमारे मुल्क में हो रहा है। अब ये बताइए कि 16 को उसके लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? जाहिर बात है 7 रुकनी बेंच भी बन गया, जस्टिस नासिर मुल्क उसको हेड करेंगे। देखिए 2-3 चीज़ें हुकूमत क्या सोच रही है? कल हमने जब प्रोग्राम ख़त्म किया था तो आपने बाउंसर एक जाते जाते मार दिया। अच्छा। आपने कहा कि आप बताएं कि फिर क्या होगा। तो मैंने कहा यार अर्ली इलेक्शन होनी चाहिए, लेट्स होप दैट देयर इज़ एन अर्ली इलेक्शन। ठीक है, अब अर्ज़ ये है कि 16 तारीख को एक तो ये कि रिकमेंडेशन ये थी कि फुल बेंच बैठे, 17 के 17 लार्जर बेंच का कहा था, मगर लार्जर 9 हो सकते थे, 15 हो सकते थे, अब कितने? 7। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी उसके अंदर भी, आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि इसके अंदर भी क्लॉज 3 और क्लॉज 6 गुंजाइश छोड़ी गई। अब कुछ लोगों ने तनकीद की लॉ ऑफ नेसेसिटी के अंदर। यार बात यह है, पॉलिटिक्स इज अ रियलिटी। लॉ एंड पॉलिटिक्स मिक्स हो चुके हैं हमारे मुल्क में, सीप कर गए, और ये सबको पता है कि लॉ और पॉलिटिक्स मिल जाए। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का था कि एक तरफ उन्होंने टफ लाइन भी ली है कि ये इश्यूज हैं, दूसरी तरफ उन्होंने थोड़ी सी लचक भी दिखाई, और मैं समझ रहा हूँ बड़ा मैच्योर किस्म की जजमेंट थी। अच्छा, अब उसमें देयर आर एवेन्यूज फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लें, मगर ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 16 तारीख को क्या होगा। अच्छा नाज़रीन, 16 तारीख को लाइकलीहुड क्या है कि क्या होगा, और उसके बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन 16 तारीख को क्या होगा सेठी साहब, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? और अटॉर्नी जनरल साहब को जवाब शब्द तैयार कर रहे हैं? जी मेरा ख्याल है हुकूमत जवाब तैयार कर रही है, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब तैयार कर रही है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कुछ रिटन जवाब भी होंगे, जारी बात। और ज़्यादातर जो एम्फेसिस है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर होगा। एक तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब के डिफेंस में होगा कि कैसे आपने ये कह दिया, उन्होंने खुद ही कह दिया। उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो वो तो जवाब चला ही गया, और वो इसी किस्म की बात दोहराई जाएगी कि ये कैसे आपने कह दिया, प्रीमा फाशी ये कोई बात है, कुछ हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, पूछ ही लिया होता। उन्होंने एक और बात की कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इवन मुगल्स भी थे, वो भी इलेक्टेड थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे उसमें कौन से इलेक्शन होते थे। बहरहाल वो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की मैं अवामी आदमी हूँ, तो अब मेरे साथ इतना भी जुल्म ना करें कि मुझे आप ये लगाए ठाप लगा कर कहे चलो कर जाओ। अच्छा, और डोंट फॉरगेट प्राइम मिनिस्टर प्लेड अ मेजर रोल इन द रेस्टोरेशन ऑफ जजेस, मेजर रोल। तो दूसरी चीज़ ये कि सवाल वो आया इस्तिस्ना का, और उसके बाद आया सवाल प्रेसिडेंट के बारे में ख़त लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। मेरा ख्याल इस पर भी कुछ जवाब आएगा। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता क्या आएगा, मगर मैं सोच रहा था कि ऑप्शंस क्या हैं। अगर ये फैसला हो जाता है कि इसके बारे में कुछ जवाब देना है तो क्या दे सकते हैं। अब तो ये नहीं कहेंगे ना, नहीं इसके बारे में खत लिखना है या नहीं लिखना के बारे में। अच्छा, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि अब नहीं कहेंगे हमने नहीं लिखना, अब कुछ और कहेंगे। अच्छा, अब कहेंगे हमारा ये मतलब था जब हम कहते थे हम नहीं लिखेंगे, कम व्हाट में। तो हमारा मतलब क्या हो सकता है? एक ये
कि आपको याद है योर ऑनरेबल लॉर्डशिप, अब आप बन जाना जज, मैं बन जाता हूँ अटॉर्नी जनरल। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो कि माय लॉर्ड, वो देखिए नवीद एहसन साहब जब चेयरमैन नैब थे, उन्होंने भी तो खत लिखा था ना स्विस अथॉरिटीज़ को, तो अगर आप हुक्म करें हम रिमाइंडर भेज देते। अच्छा, रिमाइंडर भेज देते। अच्छा, वो कहेंगे रिमाइंडर भेज दे, उन्होंने तो उस वक्त कुछ और ही लिखा था जो कि हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं था, हमने तो इसीलिए उसको ठाप लगाई थी। अच्छा, सॉरी। तो फिर ये है कि ये भी लिख सकते हैं जो उस दिन प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जी वो मुझे तो इस हाजिर है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद में शुरू कर लें आप। जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा हम लिख के दे देते हैं उनको कि मुझे तो इस वक्त इम्यूनिटी हासिल है। आप ये एक डबल एज किस्म की चीज होगी ना। अगर उन्होंने कहा अच्छा है तो फिर जरा नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी क्लेम हो गई ना विदाउट क्लेमिंग इट। एग्जैक्टली, लेकिन वो सारी बात है जब सामने वो एक्सपोज करेंगे ना इस चीज को। हाँ, मगर मुनीब, ये अदालत को ये नहीं, उनसे अदालत को नहीं कह रहे कि हमारी इम्यूनिटी है, स्विस कोर्ट को कहेंगे हमारी इम्यूनिटी है। अच्छा। और जब खत्म हो जाएगी, जब प्रेसिडेंट घर चले जाएंगे तो फिर आप केस खोल दीजिएगा। तो वो दोनों रिक्वायरमेंट्स, अच्छा, हाँ, दोनों डबल एज हुआ ना। हाँ। अदालत कह रही है हमारे पास आए, अगर आप समझते हैं आपके पास इम्यूनिटी है तो आए हमारे साथ, बहस करें, मांगे हमसे। ठीक, इधर नहीं उधर लिख देंगे, तो ये उधर लिख देंगे, इधर बात को गोल कर देंगे। अच्छा, ये एक ऑप्शन ये हो सकती है। इससे मतलब ये फिर बातचीत शुरू हो जाती है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ चल सकती है। तीसरी चीज़ जगह वो बात आगे बढ़ाएंगे, वो इलेक्शन वाली बात। कहेंगे माय लॉर्ड हम तो बिल्कुल तैयार हैं फॉर एन इलेक्शन, आप हुक्म दें, हम अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में बैठ के अभी तय करते हैं इलेक्शन कब होगी। हम आपको इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन देते हैं, आप बना लें हमारे साथ बैठ के, जिसके ऊपर आप भी खुश हों, आवाम भी खुश हो, नवाज शरीफ भी खुश हो, सारे खुश हों। जैसी इलेक्शन कमीशन, जैसे चीफ इलेक्शन की जो आप चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो खुद चाहते हैं, फौज भी चाहती है, सारे पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, 100% बिस्मिल्लाह करें आप, हम तैयार हैं। एक तो वो जो है ना, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन 6 में उसकी तरफ बढ़ेंगे। वो फिर आगे बात चल पड़ती है ना, अच्छा कब होगी, कैसे होगी, क्योंकि एक ऑफर आ जाती है, इसके साथ फिर नई गेम शुरू हो जाती है। मेरी टेंशन वहां पे भी खत्म हो जाएगी, थोड़ी रिलीफ होती है ना। अच्छा चले, ये दोनों जो मेन इश्यूज हैं तो वो जो है ना उनको हैंडल करेंगे। अब ये जाके वहाँ ओपनिंग्स क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। वो जो है ना बाबर अवान वाली कॉन्फ्रंटेशन, और वो जो दूसरी जो आप समझ रहे थे कि ये आप डिफ्यूज करेंगे इसकी सिचुएशन। सर साहब, इस 16 से पहले बाबर अवान साहब का मामला माइंड यू वो है कोर्ट के अंदर। बाबर अवान साहब बिल्कुल धंधन आएंगे नहीं। बाबर अवान साहब बड़ी हम्बली अपनी बात करेंगे। बाबर अवान साहब विल कीप इन माइंड जो हुकूमत ने 16 तारीख को आगे बात करनी है एज अ कलेक्टिव एंटिटी। और आप हाल बाबर अवान साहब अपोलोजाइज करेंगे कोर्ट से, उनको नोटिस इशू हुए हैं कि आप अगर ज़रूरत पड़ी तो कर भी देंगे कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि मैंने तौहीन अदालत की। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की अप्रोच अब ये होगी कि किसी के साथ कॉन्फ्रंटेशन ना की जाए। फैसला हो गया है, मियाँ साहब के साथ बातचीत शुरू हो गई है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। मौलाना ने एडमिट कर लिया है, मौलाना फजल रहमान बात भी हो गई ना। और मैं आपको बता दूं 4-5 पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको बता देता हूं। एक पॉइंट ये है कि इलेक्शन साफ शफाफ होगी, साफ इलेक्शन कमीशन होगा, और वो मान गए हैं, पीपल्स पार्टी मान। दूसरी बात ये कब होगी, वो कहते हैं अर्ली होगी, ये कहते थे लेट होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कि अर्ली समर में हो जाए। अर्ली समर अभी बजट के बाद हो जाए, बजट के बाद हो जाए, बजट के बाद अनाउंस कर दें और तैयारी कर लें। बिकॉज अगर बजट रुक गया तो वो तो फिर सारी इकॉनमी रुक जाती, सारा कुछ रुक जाता है। तो यहाँ तक तो बात चल पड़ी है। तो मैं समझता हूँ जो कोर इश्यूज हैं, और बाकी रह गया नैब वाला कि जी वो नैब वाली बात, मेरा ख्याल है अगर ये एग्रीमेंट हो जाती है कि जरदारी साहब के पास इम्यूनिटी है और तो वो नैब चेयरमैन भी सेक्रीफाइस हो सकता है। बहुत लोग सैक्रिफाइस हो सकते हैं टू कीप द पार्लियामेंट इंटैक्ट एंड टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने जो सियासी चाल चली है उसके साथ डिस्टेबलाइजेशन तो बहुत हो गई, मगर मामला आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर साहब, बिफोर वी एंड, टाइम खत्म हो गया, वो आपने कहा था ट्विटर पे आप वो एक ट्विटर पे मेरे पास एक बड़ी मज़ेदार आई है चीज़। अच्छा। मैं चाह रहा था कि आपको पढ़ के सुना दूँ। 5 सेकंड 10 सेकंड ये ट्विटर पे आया है। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं पढ़ के सुना दूँ।
हाँ, ये बड़े सारी जगह पे ये घूम रही है। वो कहते हैं कि अगर आप फौज के बारे में कोई बात करें जो कि फौज को पसंद ना आए तो गद्दारी का इल्ज़ाम लग जाता है। अगर आप जल्दी जुडिशरी के बारे में कोई बात कंटेम्प्ट हो जाती है तो लोग कहते हैं ये वो जो जैसे इल्ज़ाम लग जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है। और अगर आप उसके बारे में बात करें मुल्लों के बारे में तो वो कहते हैं कि तौहीन रसालत हो गया। तो अब जमहूरियत के बारे में जब हुकूमत को गाली जितनी दे दें, प्रेसिडेंट को गाली दे दें, पार्लियामेंट को गाली दे दें, तो ये तो आपका जमहूरी हक है, जमहूरी हक है। दैट्स द वे इट इज। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।